नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा सत्र के दौरान ये हंगामे की खबर सामने आई है। तस्वीरें पहले आपको दिखा दें कि लखनऊ से जो ताजा तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर तमाम सपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सपा दफ्तर के पास धरने पर बैठ गए हैं अखिलेश यादव। और आपको बता दें कि पैदल मार्च निकालना था आज और विधायकों के साथ अब धरने पर बैठ गए हैं अखिलेश यादव। कहा जा रहा है कि पुलिस ने पैदल मार्च निकालने से उन्हें रोक दिया है। सपा दफ्तर के पास बैरिकेडिंग की गई और जिसके बाद अखिलेश यादव के काफिले को रोक दिया गया और सपा दफ्तर के पास तमाम बैरिकेडिंग लगाकर सपा के तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। विधानसभा की ओर पैदल मार्च के लिए जा रहे थे सपा के तमाम कार्यकर्ता। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर आज ये पैदल मार्च सपा ने ऐलान किया था और इस पैदल मार्च को अब रोक दिया गया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जमीन पर बैठकर धरना दे रहे हैं अखिलेश यादव। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि यहां पर तमाम जत्था जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिखाई दे रहा है। टोपी पहने हुए तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। सपा मुख्यालय के बाहर का ये नजारा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित शर्मा यूपी हेड हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा स्थिति वहां पर क्या कह रही है। अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से बताया गया था कि वो अपना पैदल मार्च निकालेंगे और सदन तक पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने अपनी व्यवस्था कर रखी थी, बैरिकेडिंग लगा दिया था और वहां तक पहुंचने के लिए कोई उनका रूट प्लान नहीं था। जिस तरीके मैंने पहले ही बताया था कि कोई परमिशन सपा के कार्यकर्ताओं विधायकों के द्वारा वहां से नहीं ली गई थी, जिसका हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन ने वहां बैरिकेडिंग लगा दी थी और इनको वहां तक न जाने के लिए मना कर दिया गया था। तो मैं क्या समझा जाए इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कमिश्नर का बयान अभी तक आया है कि कोई परमिशन नहीं ली गई, जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसी के तहत इस धरने को रोका गया है, इस प्रदर्शन को रोका गया है। तो आखिर अगर समाजवादी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी तो परमिशन आखिर क्यों नहीं ली गई? जी बिल्कुल, वही चीज जो पहले जैसे मैं बताया कि जैसा कि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था लेकिन परमिशन नहीं ली गई थी, वही हवाला उनका दिया गया है कि लेके सारे पार्टी का यही कहना है कि सदन में हम विधायकों का जाना था तो हम पैदल मार्च निकाल रहे थे केवल जनता को ये बताने के लिए कि सत्ता में पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वो सत्ता को किस तरीके से चला रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा जनता के साथ क्या क्या व्यवहार किया जा रहा है, वो दिखाने के लिए केवल पैदल मार्च के जरिए ये दिखाना चाह रहे थे, तख्ती बैनर लगाकर कि जनता के साथ क्या क्या हो रहा है ये दिखाने के लिए ये हमारा केवल एक पैदल मार्च था। लेकिन वहां कोई परमिशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो उसके लिए परमिशन लेना था। पुलिस फोर्स का ये कहना था, कमिश्नर का जो बयान जो सामने आया ये एक जुलूस था और जुलूस के लिए परमिशन होना वो जरूरी था, क्योंकि उस मार्ग पर राजभवन भी है और कई स्कूल और कॉलेज भी हैं। बिल्कुल। और अमित, अभी हाल ही में आगामी त्योहारों को देखते हुए भी पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश थे कि किसी भी तरह के जुलूस को या कार्यक्रम को या अगर लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं तो उसके लिए मनाही थी, परमिशन लेने के लिए कहा गया। चलिए अमित, अब ये आपसे सवाल है मेरा कि सुबह से ही पुलिस की बैरिकेडिंग शुरू हो चुकी है, सदन के बाहर भी बैरिकेडिंग की गई और मुख्यालय के बाहर भी यहाँ पर सभा मुख्यालय के बाहर पुलिस तैनात है। तो क्या इस दौरान जब पुलिस वहां पर जुटना शुरू हुई क्या तब परमिशन लेने की कोशिश की गई? नहीं, बिल्कुल, जब ये लगातार वहां से चलते रहे और जहाँ तक बल प्रयोग करके पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जहाँ तक चलते गए इजीली जैसा कि पहुंचे वहां तक पहुंच गए और जहाँ पुलिस ने बल प्रयोग करके इनको रोका वहीं पर ये धरने पर बैठ गए और ज्यादा देर धरने पर ना बैठकर धरने पर थोड़ी देर बैठे, बैठने के बाद इन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ देर धरने पर बैठे, साथ में सभी सांसद विधायक कार्यकर्ता धरने पर बैठे और कुछ देर बैठने के बाद में वहाँ मीडिया से रूबरू होने के बाद में अब वो वापस अपने सपा कार्यालय पर पहुंच गए हैं। तो अमित, अब आगे क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्या सत्र के लिए जाएंगे अखिलेश यादव? नहीं, सत्र के लिए अब नहीं जाएंगे क्योंकि आज सत्र का पहला दिन था। आज केवल शोक सभा वहाँ होनी थी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उसको संपन्न कर दिया गया है। अब वहाँ नहीं जाना है। आज केवल वहाँ शोक सभा का कार्यक्रम था जो वहाँ मतलब पूरा हो चुका है। अब वहाँ मतलब सदन के लिए नहीं जाएंगे। अब वापस वो अपने सभा कार्यालय पर अपने पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और सभा कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभी।
तो उम्मीद अगर चुनावी दौर पे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक सियासी रणनीति रही अखिलेश यादव की कि सत्र से पहले एक हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जहां तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, जो कि सीटों की अगर बात करें ओपी राजभर उनसे अलग हो गए, ओपी राजभर की तरफ से भी लगातार समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो क्या इस जो पूरे, क्योंकि परमिशन यहाँ पर नहीं ली गई जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम था, उसके बाद धरने पे लिए निकल गए ये लोग, प्रदर्शन करने के लिए पैदल मार्च के लिए निकल गए, लेकिन वहां थोड़ी देर के लिए धरने पर बैठे और फिर वापस मुख्यालय की तरफ रुख कर लिया और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट दिखा रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से योगी 2.0 की जिस तरीके से सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर होती दिखाई दे रही है। किसी न किसी मुद्दे पर लगातार योगी सरकार को बार बार घेरने की कोशिश करती है, कभी महंगाई के मुद्दे पर, कभी बेरोजगारी के मुद्दे पर। और हाल ही में अभी इसी पैदल मार्च के दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और योगी सरकार दोनों को घेरने की कोशिश की है शिक्षा के मुद्दे पर। ये कहा है शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और जो अभी जो बोला गया है अगर केंद्र सरकार और योगी सरकार में केवल अगर बढ़ा है तो बेरोजगारी, ऐसे कई बयान अभी उन्होंने धरने के दौरान अभी दिए हैं और लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को लगातार घेरने की कोशिश लगातार करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमें अंदर से खबर क्या निकल के आई, क्या आगे जैसे, क्योंकि सत्र काफी दिनों तक चलने वाला है, 22 सितंबर तक शायद सत्र रहेगा, तो क्या समाजवादी पार्टी को हम देख पाएंगे संसद के अंदर चर्चा करते हुए? जी बिल्कुल, साफ तौर से अखिलेश यादव ने इस बात से बिल्कुल साफ तौर से बोला है कि अभी हम रणनीति तैयार करेंगे और इस सत्र में हम बिल्कुल इस तरीके से जो समाज के अंदर जो सरकार द्वारा जो नीति चल रही है उन नीतियों का जो विरोध करेंगे और अपनी रणनीति के साथ भी सदन के अंदर अपने हम जो विचार है अपने पेश करेंगे और विरोध करेंगे सदन के अंदर, साफ तौर से अखिलेश यादव ने बोला है। तो अमित, जैसे कि आपने कहा कि धरना समाप्त कर दिया गया है, तो अब वहां पर क्या मौजूदा स्थिति है? क्या बैरिकेड हटा दिया गया है पुलिस के द्वारा, सभी कार्यकर्ता वापस मुख्यालय चले गए हैं या फिर अभी भी कुछ लोग हैं वहां पर? जी बिल्कुल, अब तो रोड बिल्कुल सामान्य कर दिया गया है, आवागमन चालू हो गया है और सभी लोग अपने मतलब पार्टी मुख्यालय पहुंच गए। अखिलेश यादव अभी उस समय में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, वहां अपनी आगे की रणनीति के लिए बताएंगे। दर्शकों को बता दें कि आज जो समाजवादी पार्टी ने जैसे कि ऐलान किया था कि वो सदन तक पैदल मार्च निकालेंगे, तो उसी के लिए मुख्यालय के बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो इकट्ठा हुए, खुद अखिलेश यादव मौजूद रहे और पैदल मार्च शुरू किया गया। लेकिन क्योंकि पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी समाजवादी पार्टी के पास ये पैदल मार्च निकालने के लिए, इसीलिए इस प्रदर्शन को रोक दिया गया। पुलिस शुरू से ही यानी कि सुबह से ही बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा के लिहाज से तैयार रही। मुख्यालय के बाहर भी बैरिकेड्स लगाए गए और विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर भी बैरिकेडिंग की गई और इसीलिए अखिलेश यादव के काफिले को भी रोक दिया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए उसी जगह पर जहां उन्हें रोका गया। लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ही देर बाद अपना धरना समाप्त कर लिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, बल्कि हाथ में तख्ती लेकर वो पैदल ही सदन तक जाना चाह रहे थे और लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि सरकार कहां पर चूक रही है और क्या कुछ कमियां हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वही बात आ जाती है कि परमिशन नहीं ली गई, इसीलिए इस पैदल मार्च की इजाजत और अनुमति पुलिस की तरफ से भी नहीं दी गई है। और फिलहाल कुछ ही देर में अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां पर वो मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर से खबर है, जहां मेले के बाद एक डांस प्रोग्राम में वापस लौट रहे ग्रामीणों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया है। एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर ने उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया है और लगभग 15 ग्रामीणों को मामूली चोट भी आई है। घायल के बाद अब इस घटना के बाद ग्रामीणों में भगदड़ मच गई, तो वहीं ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से फरार बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि ट्रक ड्राइवर नशे में था और असोथर थाना क्षेत्र के सांतो जोगा गांव की एक घटना है और पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है। क्या है कि एक असोथर का मैटर है, यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान ट्रक एक्सीडेंट के दौरान कुछ लोगों की ये घटना हुई है। इस केस में जिला अस्पताल फतेहपुर में ये लोग आए, उसमें से 2 बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे, तो उनको हमने हैलट कानपुर के लिए रिफर कर दिया है और एक पेशेंट था जो स्टेबल था जिसको हमने मैनेज किया।
तो उसको मैनेज करके हमने एडमिट किया और बाकी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। उनमें से एक पेशेंट एक्सपायर्ड भी हुआ है और बाकी कितने घायल हुए भी बता पाना मुश्किल है, लेकिन बाकी तो आज रात की लगभग 10 बजे के आसपास थाना आसनसोल के सातों धर्मपुर गांव में सड़क के किनारे खड़े लोगों को ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जिसमें से 4 लोगों को गंभीर चोट आई थी, जिन्हें तुरंत इलाज में जिला चिकित्सालय भेजा गया था। 4 लोगों में से लालू पुत्र रामधनी एवं अंकिता पुत्र महेश की मृत्यु हो चुकी है। अन्य 2 घायलों का इलाज चल रहा है। ट्रक चालक एवं ट्रक को कब्जे पुलिस में लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही। और बरेली से खबर है जहां पर एक बार फिर से अस्पतालों का जो असली रूप है वो सामने आ गया है। सीबीगंज में ईएसआईसी सरकारी अस्पताल बना हुआ है, जिसमें कई मरीजों ने फोन करके पहले आर्या न्यूज चैनल की टीम को अवगत कराया कि क्या कुछ समस्याएं हैं। बताया गया है कि अस्पताल के मरीजों को दिए जाने वाला खाना खाने योग्य नहीं है, जिसकी आर्या न्यूज की टीम ने जब पड़ताल की तो देखा गया कि वास्तव में जो दाल थी हॉस्पिटल में उसमें कीड़े निकले हैं, जबकि घुन जो है वहां पर मिले हैं खाने के अंदर, और खाने में दाल में सुंडियां और घुन निकल रहे हैं। मरीजों ने इस खबर के बाद से हंगामा शुरू कर दिया है। सरकार करोड़ों का खर्चा गरीब मरीजों पर कर रही है और ऐसे में सरकारी अस्पताल सरकार की मंशा को पलीता लगाते हुए साफ देखे जा रहे हैं। मरीजों का यह कहना है कि चावल खराब है, दाल में बहुत ज्यादा पानी डाला हुआ है और दूध में भी हद से ज्यादा पानी मिलाया गया है, और दाल पहले भी कई बार दाल से कीड़े निकल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। मरीज यहाँ पर ठीक होने आते हैं या फिर बीमार होने, ये इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दूध पानी जैसा लग रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ मरीजों का कहना है कि उन्हें खाना सही नहीं मिलता और खाने में ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, ना गुणवत्ता उसकी अच्छी है, और खाने में कीड़े भी लगातार निकल रहे हैं। इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही खाने की गुणवत्ता में किसी तरह का सुधार है। सुबह हमने कटोरी में दाल ली सर, तो वहाँ पे हमने देखा भाई साहब खाने जा रहे थे। हमने कहा भैया इसे मत खाओ, इसमें सूढ़ियाँ हैं। फिर हमने सबको बताया, तब वो खाना वापस किया। वो उतना भैया ने रख लिया आपको दिखाने के लिए। बताओ इतना गंदा खाना आएगा, मरीज को लिए पड़े हैं। बच्चे भी हमारे घर पे छोटे छोटे छुटे हुए, बताओ उनके लिए हम कह रहे जल्दी से जल्दी जाएं। यहाँ तो इतना गंदा खाना मिलेगा तो कैसे ठीक हो पाएंगे। देखिए, आज हम मौजूद हैं बरेली के ईएसआईसी अस्पताल में। यहाँ पे कई लोगों से लगातार फोन आ रहा था। कल भी दाल में सूढ़ी निकली थी और आज भी दालों में सूढ़ियाँ निकली हुई हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं दिखाना चाहूँगा, एक पेशेंट हैं जो इस चीज़ का अभी भी प्रूफ लेके बैठे हुए हैं। दाल में सूढ़ियाँ, वास्तव में सही बात है कि दाल में सूढ़ियाँ जो रेंग रही हैं और चावल जो है कंट्रोल वाले खिलाए जा रहे हैं, जबकि जो सरकार बात करते हैं उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सर मैं तेज बहादुर। क्या मामला हुआ था बताइए। सर यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम से एडमिट हैं सर, और स्वास्थ्य न सही होने के कारण हम सभी लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं। और सर हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से पुनः ठीक हों और अपने घर जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, प्लस अपने परिवार का पालन पोषण करें। पर सर जो हमें यहाँ पर खाना दिया जाता है वो इतना दूषित प्रकार का है कि वो मानक अनुसार कहीं भी खाने योग्य नहीं है। पर पास पड़ोस में कुछ न मिलने के कारण सर हम सब मरीज उस खाना खाने के लिए बहुत मजबूर हैं। यहाँ पे सर आपके बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, हमारे पड़ोस के सामने वाले भैया हैं जो कि शाजापुर से आए हुए हैं, बाकी एक और अंकल है हमारे यहाँ पड़ोस में जो कि फरीदपुर से आए हुए हैं, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो रामपुर, मुरादाबाद और कई दूर दूर से आ रखे हैं। उन्हें यहाँ के बारे में नहीं पता है कि कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, जिस कारणवश सर वो यहाँ का जो खाना ईएसआई द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है, हम सभी लोग उस खाना खाने के लिए मजबूर हैं। पर वो खाना कहीं से कहीं भी खाने योग्य नहीं है। क्या निकला है उस सर में आए दिन सर ऐसा कई बार हुआ है। आज तो आपके द्वारा बोला गया है, लिखित में दे रहे हैं सर, पर एक दो बार हमें मुंह बोले तौर पे भी कहा गया है मौखिक तौर पे कि दाल में सुड़ियाँ और घुन होना एक आम बात है, जो कि एक दो बार पहले भी हो चुका है। प्लस आज नहीं, साफ तो किया जा सकता है, दाल में सूढ़ी चावल में पड़ जाता है, लेकिन साफ तो साफ किया जा सकता है। पर सर बिल्कुल, पर सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मेरे पास सर थोड़ी सी दाल है, बिल्कुल शायद वो 100 ग्राम दाल होगी, और उसमें मैं उम्मीद करता हूँ सर 10 से 15 कीड़े होना एक आम बात है। बड़ा सवाल है ये, देखिए बताना चाहूँगा, बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ जो चावल मिल रहा है वो भी कंट्रोल वाला है, और दूध जो मिल रहा है आधे से ज़्यादा पानी है। देखिए इन बात करना चाहूँगा, इन्होंने मैंने अभी दूध दिखाया इनके लिए, मैडम जो है
दूध कैसा है? अभी आपने दूध देखा था, बहुत ज्यादा पानी है दूध में। दूध में बहुत ज्यादा पानी। पतला। कितने लोगों ने खाना लिया है आज? नहीं, आज किसी ने आज किसी ने खाना ही नहीं लिया। नहीं सर, किसी आज ने लिया है। देखिए, आज किसी ने खाना ही नहीं लिया है। इस चीज में देखिए यहाँ के गार्ड भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे वास्तविकता क्या है, वास्तव में सूढ़ी निकली है। गार्ड साहब, आप तो यहीं 24 घंटा आप ड्यूटी करते हैं, क्या वास्तविक बात सही है, खाने में सूढ़ी निकली है दाल में? देखो, हमने तो इन्होंने रिपोर्ट की थी हमसे, हमने की रिपोर्ट फॉलो की थी, हमने देखा था इनका और इनकी दाल देखी थी। दाल में जो सच्चाई है वो सामने है आपके। सही बात है। देखिए, गार्ड साहब का भी यही कहना है कि वास्तविकता यही है, कि सच्चाई यही है कि हाँ सूढ़ी है दाल में। बरेली से आर्य न्यूज, रूपेंद्र कुमार। तो आपने देखा खाने की गुणवत्ता किस तरीके से पानी की तरह दूध यहाँ पर निकल रहा था, और कैसे मरीजों ने क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने। खुद यहाँ पर अस्पताल का गार्ड कह रहे हैं कि हाँ, उसने पुष्टि की है इस बात की कि दाल में कीड़े थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बरेली का जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस घटना पर संज्ञान आखिर कब लेगा और कब दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। हरदोई से खबर है, जहां विद्यालय का भोजन खाने से छात्राओं की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें, फूड पॉइजनिंग का यह मामला सामने आया है, जहां पर हरदोई में 30 छात्राओं की हालत खराब हो चुकी है। सभी छात्राओं को सीएचसी पिहानी में भर्ती करा दिया गया है, जिसमें 6 छात्राओं की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इन छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय पिहानी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही थाना कोतवाली क्षेत्र के जनरलगंज में दहेज को लेकर एक विवाहिता की हत्या को लेकर मृतक के परिजनों ने कांग्रेसी नेता देवेंद्र यादव समेत उनके परिवारजनों पर आरोप लगाया था। इस संबंध में विवाहिता के पति को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक विवाहिता के सास ससुर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मृतक विवाहिता के परिजनों ने सदर बाजार से विकास बाजार तक कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए ये प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि सदर बाजार के रहने वाले नंद किशोर यादव की बेटी अनन्या हिना की शादी थाना कोतवाली क्षेत्र में तय की गई थी और यहां परिजनों ने बताया है कि उसके ससुराल जलों ने दहेज को लेकर उसकी हत्या कर दी। देश की बेटी, एक होनहार लड़की, जिसको उसके ससुरालियों ने बेरहमी से मार दिया। हम उसी को न्याय दिलाने के लिए आज कैंडल मार्च किया है और हम उसकी आत्मा की शांति के लिए भी कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं, उसके पति को गिरफ्तार किया है, हम चाहते हैं कि उसके सास ससुर को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो मायके वालों को उसके मौत के कई घंटों बाद सूचना दी। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि उसकी बहू मर चुकी है और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और मैं अपनी सरकार से, और हमारी योगी सरकार ऐसी है जो एक बेटी को जरूर न्याय दिलवाएगी, और इसीलिए हम यहाँ पे न्याय के लिए इकट्ठे हुए हैं हम सब। और हम चाहेंगे कि ये हमारी जो गुहार है योगी जी तक पहुँचे। 4 तारीख को उसके सास ससुर द्वारा मेरी सिस्टर की हत्या कर दी गई और ऐसा प्रतीत कराया गया कि उसने फांसी लगा ली है। उसके बाद शादी के कुछ महीनों दौरान सब कुछ ठीक चलता था। उसके बाद मेरी सिस्टर मुझे फ़ोन करके कहती थी कि भैया ये लोग बहुत लालची हैं और ये मुझे प्रताड़ित करते हैं दहेज की मांग के लिए। ऐसे कहते हैं कि तेरी शादी तो 2 करोड़ रुपए में होती, मतलब मेरे लड़के की शादी तो 2 करोड़ रुपए में होती, हमने फालतू में इससे कर ली। तो रेगुलर उनको प्रताड़ित करा जाता, परेशान किया जाता। और बहुत दुख में थी। इस मामले में एक पंचायत भी हुई, उसमें देवेंद्र यादव जी और उनके लड़के को भी बुलाया गया, उनको समझाया गया। उन्होंने माफ़ी मांगी कि अन्यथा आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ये तारीख करीब 20 तारीख की है। उसके बाद हमने अपनी सिस्टर को भेज दिया। थोड़े दिन बाद सही चलने के बाद करीब 4 तारीख को खबर आई सुबह 9:30 बजे कि आपकी लड़की ने ऐसे फांसी लगा ली है। वो भी एक दूसरे लड़के के माध्यम से वो हमको दी गई। जब हम घर पे पहुंचे तो हमको पता चला कि मतलब हमारी सिस्टर अपने बिस्तर पे मृतावस्था में पड़ी हुई है। कोई फांसी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसी पड़ी हुई थी, एक दुपट्टा लटका हुआ था। रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि डलमऊ मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया है। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़वा गांव का है, जहां बाइक सवार 2 युवकों को सामने से आ रही अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी है। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है।
आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक युवक की पहचान संग्राम नाम के शख्स के रूप में हुई, जिसकी उम्र 24 साल थी, और घायल युवक की पहचान गोविंद के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 20 साल है। ये दोनों ही बिबियापुर गांव के रहने वाले बताए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि कार सवार युवक टक्कर मारने के बाद से ही मौके से फरार है। 2 मरीज एक्सीडेंट घायल अवस्था में आए थे। एक गोविंद सनाफ मंगली, उम्र 18 वर्ष, उसका दाहिना थाई और दाहिना हाथ टूटा हुआ है, और दूसरा संग्राम नाम का जो कि मृत अवस्था में आया था, उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया। रायबरेली में धर्म परिवर्तन कराने वाले असफल हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विवेक सिंह की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि कुछ लोग मौके से फरार हो गए। बता दें कि मौके से बाइबल ग्रंथ और कई सामग्रियां बरामद हुई। मिलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पासीनपुरवा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुछ संख्या में लोग धार्मिक ग्रंथों और अन्य सामग्रियों के साथ इकट्ठा करते हुए मिले गए हैं। आपको ये भी बता दें कि सूचना रायबरेली विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विवेक सिंह को मिली थी। उन्होंने अपने संगठन के लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर पुष्टि की है, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, जहां कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों और सामग्री के साथ धर्म परिवर्तन का खेल जबरन खेल रहे थे। इसकी सूचना जैसे ही स्थानीय पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची। 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ लोग मौके से फरार बताए गए। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को फिलहाल हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है और आरोप है कि जिले में लंबे समय से धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था। इसकी शिकायत लगातार जिला प्रशासन से की जा रही है और इस पर ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो हमारे कार्यकर्ता, प्रखंड के कार्यकर्ता हमारे हैं अनिकेत जी और सह संयोजक हैं मामा प्रखंड के, उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पे पासीन का पुरवा मजरे मंचितपुर, वहाँ पे धर्मांतरण का कार्य चल रहा है और वहाँ पे बैठक हो रही है, जिसमें सैकड़ों लोग होने की संभावना है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आप पहुँचिए वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने उनसे कहा कि कलावा और अपना माला उतार के अंदर आइए, उनको भी बैठा लिया और किसी तरीके से कच्चा मौसम खिलाने लगे कि इस पर जो है आपका ये भला होगा, वो भला होगा, और पैसे रुपयों का लालच जो है वो भी देने लगे। तो वहाँ से निकल करके किसी तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन किसी तरीके से निकल करके उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे फ़ोन किया। तो हम लोग मौके पे तुरंत पहुँचे। जैसे हम पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ से जा चुके थे, फिर भी वहाँ पे 70-80 लोग वहाँ पे थे। तत्काल हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मिलेरिया एसओ वहाँ पे पहुँची पूरे दलबल के साथ, और 2 लोग इसमें पकड़े गए। एक राम सुमिरन। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज़।